हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग आईएसएलएम को ही कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ आईएसएलएम मॉडल में से एलएम कर्व वाला पार्ट डिस्कस किया था। आई होप आप सबने देखा होगा। नहीं देखा अभी तक तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर देखिए। अब एलएम मॉडल के एलएम कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो आज की क्लास में एलएम कर्व को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ आईएस एलएम को इंटरसेक्ट कराऊंगी और वहां पे हम लोग देखेंगे कि दिस इज ऑल अबाउट द आईएसएलएम मॉडल। लेकिन इसके बाद एक और पार्ट हमारा बचेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी इम्प्लीकेशन। अलग से चैप्टर आपको देखने को मिलता है बुक में। इसके लिए जो मैंने बुक रेफर की है दैट इज आरटी फ्रॉयन। तो यहाँ पे अलग से जो चैप्टर मिलता है पॉलिसी इम्प्लीकेशन का, वहां पे से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम कल की क्लास में पॉलिसी इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और फर्दर क्लास लूंगी आईएसएलएम में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लूंगी मैं आपके साथ। उसमें से काफी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास के अंदर डिस्कस नहीं होती, जैसे न्यूमेरिकल जो थे, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि यहाँ से काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो वो जो न्यूमेरिकल है वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो एक्स्ट्रा जो क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं हो पाई, उसको भी मैं वहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो भी हम थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे। तो सारी क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है और सबका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं आईएएस वाला पार्ट। और उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आईएएस कर्व। देखिए, आईएएस कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग्स। तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट और गुड्स मार्केट। इकोनॉमी के अंदर आपको पता है कि जब भी हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट। तो आप यहां से भी लिंक कर सकते हैं कि जब हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम गुड्स मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को आप लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग इसी सेंस से एक कंडीशन लिखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट। अब आपको पता है कि जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है तो इट्स द प्राइवेट प्लेयर जो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करता है, अलोंग विद द प्राइवेट प्लेयर इट्स द गवर्नमेंट जो जो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आ रही है, हाउस होल्ड सेक्टर सेव कर रहा है, और फाइनेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो उस सेविंग को डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। लाइक वाइज जब गवर्नमेंट के बारे में बात होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन कलेक्ट किया, टैक्सेशन को यूज किया जाता है फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स। तो जी और टी को हमने यहाँ पे उस सेंस में लिया। अब काफी लोग सोच रहे होंगे बोरोइंग भी होता है, काफी और सोर्सेज भी है। देखिए, उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम जाते नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सिंपल इक्वेशन आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। अब यहाँ पे थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, इज्यूमिंग नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जब हमने बोला कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो जी है और टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब हमने बोला इकोनॉमी के अंदर जी और टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम आईएसएलएम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, आईएसएलएम मॉडल क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन टू द किनेशियन फ्रेमवर्क, एक्सटेंशन टू द किनेशियन फ्रेमवर्क। जब हम किनेशियन फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कीन्स का मॉडल क्या था, शॉर्ट रन का मॉडल था, लॉन्ग रन का था, शॉर्ट रन का था। तो यहाँ पे जो हमारा आईएसएलएम है वो भी हम लोग बोलते हैं, ये भी हमारा
शॉर्ट रन के अंदर ही अप्लाई होता है, बिकॉज कीन्स बोलते थे कि लॉन्ग रन में वी आर ऑल डेड। तो यहाँ पे जब हम ISLM के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, इट इज एन एक्सटेंशन टू द कीनीशियन फ्रेमवर्क। अब कीन्स क्या बोलते थे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती थी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करती है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया आई इज अ फंक्शन ऑफ आर। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, आई इज अ फंक्शन ऑफ आर। और सेविंग के लिए हम लिखेंगे सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज इनकम। अब जैसे हम लोग LM मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, LM कर्व को डिस्कस करते थे, वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के वो कॉम्बिनेशन निकालते थे जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। और याद रखना, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, LM कर्व के लेफ्ट और राइट साइड में मनी डिमांड और मनी सप्लाई जो होती है इक्वल नहीं होती। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे IS के बारे में अगर हम बात करें तो IS कर्व जो हमारी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के हमें कॉम्बिनेशन चाहिए जहां पे क्या होगा, आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम IS कर्व को डिराइव करते हैं। देखिए, IS कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है सेविंग। तो आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट जो हमारा फंक्शन है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, आई इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से हम लोग बनाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे वी हैव द इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास यहां से इस तरीके से कर्व आएगा IR। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ता है तो क्या होता है, पीपल आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट। लोगों को महंगे पे लोन नहीं चाहिए, तो वो लोन नहीं लेंगे, वो इन्वेस्ट करने को रिलक्टेंट है। लेकिन अगर वही पैसा उनको सस्ते में अवेलेबल हम करवा दें तो उनको तो, वो लोग तो लोन ले लेंगे, वो तो इजिली लोन लेंगे, एक्सेप्ट करते हैं उस समय लोन। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से R0 है, अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R0 है, तो हम लोगों ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो I0 थी। लेकिन सम हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज कर गई, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 से R1 हुआ, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, फॉल हो गई, कहाँ आ गई, I1 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर राइज हुआ R2, और इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, फर्दर फॉल करेगा। ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व। इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, हम सेविंग कर्व बनाएंगे। बट सेविंग कर्व के लिए सेविंग क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग चाहिए, हमें एस इज आई इज इक्वल टू एस चाहिए। ठीक है, हमारा जो इनकम है, हमारी इनकम उतनी होनी चाहिए इकोनॉमी में जो क्या कर सके, जो जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना सेव हो रहा है इकोनॉमी में। बिकॉज आपको पता होना चाहिए वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इतनी इनकम होनी चाहिए सो दैट हमारा I और S बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट I0 है तो हमारी सेविंग भी इसके बराबर होनी चाहिए। लेट से I0 इज इक्वल टू S0 का ये पॉइंट दे देते हैं। फिर हम लोगों ने एक और पॉइंट लेंगे, I1 के करस्पॉन्डिंग हमारी सेविंग होनी चाहिए, I1 इज इक्वल टू S1। और एक और पॉइंट लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू S2। ठीक है, और यहां से हम लोग सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे, SY।
अब आई नॉट इज इक्वल टू एस नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनकम लेवल होगा। ये इनकम लेवल क्या बता रहा है? ये इनकम लेवल बता रहा है बेसिकली कि हमारे पास इकोनॉमी में इतनी सेविंग्स है जो इक्वेट कर रही है इन्वेस्टमेंट को। जो इस इनकम लेवल पे आप इतनी सेविंग कर पा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द आई नॉट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज अगर हम Y1 इनकम के बारे में बात करें तो Y1 वो इनकम लेवल है इकोनॉमी के अंदर जहां पे हम उतनी सेविंग कर पा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज अगर हम आई Y2 के बारे में बात करें तो Y2 वो लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर जो हमें हेल्प कर रहा है कि हम इतनी सेविंग कर पाए, दैट इज इक्वल टू द I2 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर्व आ गया और हमारे पास सेविंग कर्व आ गया। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम आईएस शेड्यूल ड्रॉ करते हैं। तो जब हमें करना है, अब हमें क्या करना है? वाई एक्सिस पे वी हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? इनकम लेवल। और यहाँ से हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे आईएस शेड्यूल। और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है? R2। R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट था, R2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आई नॉट इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, और आई नॉट के करस्पॉन्डिंग वी हैव द वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम। अब हम सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, आर हमारे पास आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आर नॉट के करस्पॉन्डिंग वी हैव द आई नॉट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और आई नॉट के करस्पॉन्डिंग वी हैव द वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम। तो अब हम इनको देखेंगे। जब हम आर नॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आर नॉट ड्रॉ किया, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव द वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम। फिर हम लोगों ने देखा R1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है? Y1 लेवल ऑफ इनकम। ये मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ? देखिए, ये मैंने इन डायग्राम्स को देख के ड्रॉ किया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा R1 के करस्पॉन्डिंग वी हैव I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और I1 के करस्पॉन्डिंग वी हैव Y1 लेवल ऑफ इनकम। लाइकवाइज R2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास I2 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और I2 के करस्पॉन्डिंग वी हैव द Y2 लेवल ऑफ इनकम। तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जो आईएस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? वाई आईएस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? जैसे हम लोगों ने देखा था कि एलएम कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है, लाइकवाइज हम देखेंगे कि कैसे, क्यों ये आईएस कर्व आपकी क्या है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हमें ये देखना है। क्लियर? अगर मैं और सिंपल करके आपको समझाऊं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर आप इस कर्व को देखेंगे, इस कर्व में आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, आर इज इफ आर राइज कर रहा है तो इनकम क्या कर रहा है? इनकम फॉल कर रहा है। तो बेसिकली जब आपको पूछा जा रहा है कि आईएस कर्व आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहे हैं? कि क्यों इस कर्व में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनकम फॉल कर रहा है। तो अब यहां से, या इसको और उल्टा कर देते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है तो क्यों इनकम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। हाँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है इकोनॉमी में तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में अगर कम है, इट सिंपल मीन कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में बढ़ता है तो आपको पता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है इसका मतलब इकोनॉमी में इनकम बढ़ रहा है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे पहुंची। ठीक है, या तो इसका आंसर मिल गया। अगर मेरे को इस तरीके से आंसर देना था तो मैं क्या लिखती? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में हाई है तो उस समय क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट फॉल करता है तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करने का मतलब है इनकम इज फॉलिंग इन द इकोनॉमी। क्लियर? तो ये चीज पूछ रहा है कि वाई आई एस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर?
अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, दैट इज फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। जैसे हमने एलएम कर्व के टाइम देखा था C1 C2 याद है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जब हम एलएम कर्व की स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे कर्व है वो स्टीपर है या फ्लैटर है। ठीक है, उसकी जो कर्व होने वाली है, जो उसका स्लोप होने वाला है, वो फ्लैटर है या स्टीपर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्लैटर और स्टीपर का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता उनको वापस बता दूं। जब हम बात कर रहे हैं फ्लैटर की, इसका मतलब हमारी जो कर्व है वो किसको अप्रोच कर रही है, इट इज अप्रोचिंग द एक्स एक्सिस। जब आपकी कर्व एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अप्रोच कर रही है, तो हम बोलते हैं हमारी कर्व क्या है, इट इज फ्लैटर। अगर आपकी कर्व वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी तो आप बोलेंगे आपकी कर्व क्या है, इट इज स्टीपर। तो वाई तो फ्लैटर होगी तो एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगी, स्टीपर होगी तो वो वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी जो कर्व है वो फ्लैटर बनती है या स्टीपर बनती है। बेसिकली यहाँ पे हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वैसे ही हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखेंगे, और मैं आपको बता दूं यहाँ से स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया नेट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैं आपको कल जब मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशन लूंगी तो वहां पे मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करूंगी। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट फैक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व। आपका इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो स्टीप होगा या फ्लैटर होगा, वो डिटरमिन करेगा कि आपका जो स्लोप है आईएस कर्व का वो क्या होगा। लेट अस अज्यूम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टीपर आईएस कर्व लेंगे और एक फ्लैटर आईएस कर्व लेंगे, सॉरी एक स्टीपर इन्वेस्टमेंट कर्व लेंगे और एक फ्लैटर इन्वेस्टमेंट कर्व लेंगे। तो मैं यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट कर्व ले रही हूँ। तो यहाँ पे लेट से हमारे पास आई और आई डैश दो क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व है। दिस इज माई आई, एंड मैं एक और इन्वेस्टमेंट कर्व बनाऊंगी जो मेरा, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, आई डैश। आप देख सकते हैं क्लियरली जो मेरा आई डैश है दैट इज रिलेटिवली फ्लैटर, ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है एज कंपेयर टू द आई इन्वेस्टमेंट कर्व। तो आई डैश को मैं क्या बोलूंगी, आई डैश इज रिलेटिवली फ्लैटर, वेयर एज जो हमारा आई इन्वेस्टमेंट कर्व है ये क्या है, इट इज रिलेटिवली स्टीपर। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जस्ट आई और आई डैश दो इन्वेस्टमेंट कर्व ली, हमने बोला एक स्टीपर है एक फ्लैटर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों इन्वेस्टमेंट कर्व में, चाहे आपकी इकोनॉमी के अंदर आई इन्वेस्टमेंट कर्व है चाहे आई डैश इन्वेस्टमेंट कर्व है, तो दोनों पे R1 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और I1 करस्पॉन्डिंग टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, I1 इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। नाउ लेट अस अज्यूम कि इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया। अब इकोनॉमी में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया तो उस समय हमारे पास R1 से हम कहाँ पे आ गए, R2 पे आ गए। तो अगर आप आई इन्वेस्टमेंट कर्व पे वर्क कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो I1 से कितना इंक्रीज होगा, I1 से वो I2 पे इंक्रीज होगा। बट अगर हम इकोनॉमी के अंदर आई डैश इन्वेस्टमेंट कर्व के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस समय विद दिस फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ज्यादा इंक्रीज हुआ, I1 टू I3। आप क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर आप आई पे वर्क कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ, बट एज कंपेयर टू द प्रीवियस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा, I1 टू I2 का इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन अगर हम फ्लैटर इन्वेस्टमेंट कर्व में है, आई डैश पे है, तो हमारा जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ वो कंपेरेटिवली ज्यादा हुआ। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम एक सेविंग कर्व बनाएंगे। तो हमारे पास हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, आई जहां पे I1 इज इक्वल टू S1 हो, हमें एक पॉइंट सेविंग का चाहिए जहां पे हमारे पास सेविंग कितनी होगी, I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर, जिसे अभी हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू S2। तीसरा पॉइंट होगा I3 इज इक्वल टू S3।
ठीक है, I3 = S3, या हम इसको थोड़ा और I2 मार्क कर सकते हो, या I3 = S3, जैसा आप मार्क करना चाहो। मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए I2 = S2 कर लेती हूँ, ताकि जो I डैश के साथ हमने कर्व रिप्रेजेंट किया, आप उसके साथ इसको कंपेयर कर सके। तो हमारे पास क्या हुआ, वी हैव दिस सेविंग कर्व S5, जहां पे हमारा I1 S1 के करस्पॉन्डिंग वी हैव Y1 लेवल ऑफ इनकम, I2 S2 के करस्पॉन्डिंग वी हैव Y2 लेवल ऑफ इनकम, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वी हैव लेट्स से Y2 लेवल ऑफ इनकम। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास क्या लेवल ऑफ इनकम है, उस पे हमारा डिटर्मिन कर रहा है क्या, IS कर्व। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे हमारे IS कर्व में, लेकिन हमारा पॉइंट ये वाला और ये वाला पॉइंट लाई करेगा IS डैश पे। तो अगर मुझे इसको बनाना है, यहाँ पे मेरा आएगा इनकम, यहाँ पे आई हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। एक मैं बनाऊंगी स्टीपर और एक मैं बनाऊंगी फ्लैटर। मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हमारे पास R1 रेट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास Y1 लेवल ऑफ इनकम है, दोनों कर्व्स में हमें दिख रहा था। R1 रेट के करस्पॉन्डिंग I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के करस्पॉन्डिंग वी हैव Y1 लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों कर्व्स में आना था हमारा। लेकिन जो हमारा सेकंड कर्व था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कर्व था आई वाला, वहां पे हमें क्या देखने को मिलना था, वहां पे हमें देखने को मिलना था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ वो I1 से I2 हुआ। इसका मतलब लेवल ऑफ इनकम बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो गया। तो एक पॉइंट मुझे Y2 मिल रहा है, जो कंपेरेटिवली पास में है। ठीक है, Y2 डैश के। तो Y2 डैश इस जितना भी हमने डायग्राम बनाया, लॉजिकली Y2 डैश मेरा कहाँ पे आ रहा है, जो मेरा फ्लैटर कर्व बन रहा है वहीं पे आ रहा है। और IS में मेरा कौन सा, IS मेरी कौन सी कर्व बन रही है, जो स्टीपर है। यहां तक समझ आया कि किस तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ की है? ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके उतना करूं। ठीक है, तो शेड्यूल 1 I के बारे में बात करूं अगर मैं, तो आई मेरा क्या था, आई स्टीप था। स्टीप होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप देखेंगे यहाँ से हमारा ये कर्व, जो आई कर्व है, वहां पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 हो गया, दोनों में हुआ, लेकिन आई पे इन्वेस्टमेंट पे उतना चेंज नहीं आया। दोनों पे इन्वेस्टमेंट बढ़ना था, क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आई और आर का ऑल्दो हमारे पास क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन स्टीपर कर्व में हमें देखने को मिला कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट अगर आपकी आई स्टीपर है तो वहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है वो कर्व। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज लो। अगर आपकी स्टीपर कर्व है तो हम लोग उसके लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज लो। इंटरेस्ट, आप लोगों को ये टर्म समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज वेरी लो, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज लो। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे आई डैश जो फ्लैटर कर्व थी, वहां पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा और तेजी से बढ़ा। इसका मतलब वहां पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज क्वाइट सेंसिटिव। यही मतलब है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा। तो अगर क्वाइट सेंसिटिव है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज हाई। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज हाई। तो आप लोगों को समझ आया इंटरेस्ट इलास्टिसिटी कहाँ पे हाई है और कहाँ पे लो है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड इज हाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अब हमने क्या देखा, जब हमारा आई डैश जो फ्लैटर था उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास
आईएस कर्व आई, वो क्या आई, वो फ्लैटर आई, ठीक है, यही आई और स्टीपर के करस्पॉन्डिंग स्टीपर आई। तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि हमारा शेड्यूल रिलेटिवली, जो आईएस कर्व है, आईएस शेड्यूल है, वो रिलेटिवली स्टीप होगा कब, जब हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व क्या था, इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीप था, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर्व स्टीप होने का मतलब है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है, लो। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, आईएस कर्व क्या होगी, आईएस कर्व इज स्टीप व्हेन, जब हमारा पॉइंट वन होगा, और हमारा आईएस कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा, जब क्या होगा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड हाई होगी, आईएस कर्व क्या होगा, फ्लैटर। क्लियर यहां तक। अब इसका एक स्पेशल केस है जो हम डिस्कस करते हैं, जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है, जीरो है। तो स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। जब हमने बोला इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड जीरो है, इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तब भी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करोगे तब भी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, हियर वी हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्स एक्सिस पे वी हैव द इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो समहाउ इस तरीके का बनेगा कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट हो तब भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, आई। ठीक है, मैं इस पॉइंट को मैं मार्क कर रही हूँ आई। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आई है, अगर समहाउ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में फॉल कर जाता है, आर नॉट से आर वन हो जाता है, उस समय भी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, आई है। अगर आर नॉट से आर टू हो गया तब भी क्या है, तब भी हमारे इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आई ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड है जीरो है। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड जीरो होने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपका इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व आई इस तरीके का होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनकम बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनकम बनता है, और यहाँ पे हमारा जो जो आईएस कर्व बनेगा वो भी किस तरीके का बनेगा, वो भी इस तरीके का बनेगा, क्योंकि हमें एक ही लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैच करना है बेसिकली। तो हमारा जो आईएस कर्व होगा वो किस तरीके का होगा, वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा आर नॉट है तो भी मेरा ये है, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर टू है तो भी मेरा ये है, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन है तब भी सेम लेवल ऑफ इनकम है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, क्या है, अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट अगर होता है तो वो इंक्रीज नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट। क्यों मैं इंक्रीज बोल रही हूँ, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और कॉन्सिक्वेंटली जो इक्विलिब्रियम होगा प्रोडक्ट मार्केट में, ठीक है, उसको भी सेम लेवल ऑफ सेविंग चाहिए, बिकॉज आई इज इक्वल टू एस ही होता है ना। तो आई इज इक्वल टू एस चाहिए, और इसका मतलब हमारा जो इनकम होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट, इनकम पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, वन लेवल ऑफ इनकम हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आया कि वन फैक्टर क्या है हमारा, हमारा एक फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप क्या होगा उस पर डिटरमिन करेगा, उस पर डिपेंड करेगा हमारा स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। दूसरा फैक्टर, दैट इज द सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करेगा स्लोप ऑफ द आईएस कर्व, वो क्या है, सेकेंड फैक्टर, दैट इज द सेविंग फंक्शन। सेकेंड फैक्टर क्या है, सेविंग फैक्टर, सेविंग फंक्शन। अब देखिए सेविंग फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेविंग फंक्शन के के कर्व को लेंगे कि सेविंग फंक्शन का कर्व किस तरीके का है, उस पे हमारा डिपेंड करने वाला है क्या, उस पे हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा आईएस शेड्यूल किस तरीके का होगा। ठीक है, अगर आपका सेविंग कर्व फ्लैटर होगा या सेविंग कर्व स्टीपर होगा, हमें वो चीज देखनी होती है यहाँ पे। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब सेविंग कर्व को देखते हैं हम लोग बोलेंगे अगर हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, दैट इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट के टाइम हम क्या देख रहे हैं, हम स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर्व देख रहे हैं कि वेदर इट इज स्टीपर और वेदर इट इज फ्लैटर। वैसे ही जब हम सेविंग फंक्शन के टाइम देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव
तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब आपको मैंने डायग्रामेटिकली समझाया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस लिंक से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एमपीएस दैट इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि स्लोप स्टीपर है, इसका मतलब मेरा जो सेविंग फंक्शन है वो स्टीपर है। स्टीपर होने का मतलब है हाइयर द एमपीएस। ठीक है, तो अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए अब। तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, अगर हमने बोला सेविंग फंक्शन हमारा क्या है, सेविंग फंक्शन इज स्टीपर। स्टीपर होने का मतलब क्या है, स्लोप हाई है। स्टीपर होने का मतलब क्या है, स्लोप इज हाई। अगर हम बोल रहे हैं स्लोप इज हाई, तो उस समय याद रखना आपका एमपीएस क्या है, आपका एमपीएस हाई है। ठीक है, अगर मुझे इसके रिलेटिवली डायग्राम बनानी हो, मैं किस तरीके से बनाऊंगी, मेरा एमपीएस हाई सेविंग फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से एस वाई। अगर मैं बोलूं कि एमपीएस लो है, तो इसका मतलब मेरा सेविंग फंक्शन कैसा होगा, फ्लैटर होगा। क्लियर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेविंग फंक्शन स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब है स्लोप हाई है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हाई है इकोनॉमी के अंदर। तो आप डायग्राम बना पाएंगे। अगर आईएस कर्व के बारे में बात करें, अगर आपका एमपीएस हाई है, सेविंग फंक्शन स्टीपर है, ठीक है, एमपीएस हाई या सेविंग फंक्शन स्टीपर है, एमपीएस हाई या हमने क्या बोला, सेविंग फंक्शन स्टीपर, सेविंग फंक्शन स्टीपर, तो उस समय आईएस कर्व क्या होगा, आईएस कर्व रिलेटिवली स्टीप होगा। आईएस कर्व क्या होगा, रिलेटिवली स्टीप। जो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ही एज उठाकर एग्जाम में क्या होता है, ऐसा ही उठाएंगे। स्टेटमेंट बनेगी यहाँ से कि ऐसा ऐसा होगा, 4 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करना, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक क्वेश्चंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द हायर द आईएस कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीपर, जब क्या होगा, हायर द एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो क्या है, स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, दैट इज फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट इन द आईएस कर्व। फैक्टर्स, फैक्टर्स that shift the IS schedule, that shift the IS schedule। अभी तक हमने जब आईएस शेड्यूल को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, आई इज इक्वल टू एस, इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, इसी इक्वेशन से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट याद आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ना हम गवर्नमेंट सेक्टर को वापस से इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आई आर प्लस जी इज इक्वल टू एस। वाई लिखूं मैं, या कई बार क्या लिखा होगा, वाई डी लिखा होगा, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली क्या होती है, वाई माइनस टैक्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है। तो मैंने इस स्टेप में बेसिकली क्या किया, मैंने जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। जब हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस समय क्या होगा, इस समय हमारा जो सेविंग फंक्शन है, सॉरी, जो हमारा आईएस फंक्शन है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सेम डायग्राम, डायग्राम पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझना। हमारा यहाँ क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास होता था वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता था, इन्वेस्टमेंट होता था। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट का रोल भी आ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो हमारी अगर जो पुरानी कर्व थी, वहां पे वी हैव द आई आर कर्व। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐड हो रहा है। तो मेरी जो गवर्नमेंट के आने की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने की वजह से इकोनॉमी में मेरी जो कर्व है वो शिफ्ट करेगी। कहाँ पे शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड। आपको इन शिफ्ट को समझना पड़ेगा। जब हम लोग पॉलिसी इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसीज पढ़ेंगे यहाँ पे आईएसएल मॉडल पे, तो आप लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी। और उस समय मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे वहां पे। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आया, उसकी वजह से जो हमारी कर्व हुई वहां पे शिफ्ट आया। तो यहाँ पे ये जो मेरी कर्व आई, ये क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, और अगर पहले क्या था, अगर हम लोग एज्यूम करें पहले इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस नहीं था, बिफोर टैक्सेस जो हमारी सेविंग कर्व है वो कितनी है, एस वाई माइनस टी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सेविंग होता था। नाउ हम लिखेंगे सेविंग प्लस टैक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इनकम आया। अब पहले आप सेव करते थे, ठीक है, बिफोर टैक्स आप लोगों के पास सेविंग के लिए 100 रुपए था। जब आपने 100 रुपए सेव कर लिया, ठीक है, उस समय आपने टैक्स नहीं दिया, लेकिन समहाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट आप पे टैक्स इम्पोज कर रही है। जब गवर्नमेंट आप पे टैक्स इम्पोज करेगी तो आप 20 रुपए, गवर्नमेंट क्या कहती है, 20 रुपए कहती है मैं टैक्स लूंगी आपकी सेविंग के ऊपर। तो अब आपके पास जो इनकम है सेव करने के लिए वो कितनी हुई, 100 रुपीज पहले सेव करते, अब 20 रुपए आपने दे दिया टैक्स, तो 100 - 80 आपने वही किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और इसमें क्यों बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज अब इस समय एक टैक्स का फैक्टर आ गया, ठीक है। पहले हमारी ब्लैक लाइन थी, नाउ हमारी जो लाइन होगी सेविंग की वो इस तरीके से होगी। ये क्या है, SY - T, ये सेम कर्व प्लस टैक्सेस का फैक्टर आ गया, सेविंग प्लस टैक्सेशन। और इस समय हमारा जो IS शेड्यूल होगा, ठीक है, IS शेड्यूल होगा। हम लोग IS शेड्यूल कैसे बनाते हैं, इस तरीके का बनाते हैं, ठीक है, इसी तरीके का बनाते हैं, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कर्व में आइए वापस, ठीक है। पहले मैं इसको आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। लेट से अगर मैं R0 पे बात करूं, तो R0 पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलकर क्या कर रहे थे, I0 + G इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, तो अब हम लोगों ने क्या देखा, I1 + G, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किस पे पड़ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर पे पड़ रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा डिपेंड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में। गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए जब गवर्नमेंट भी एक्शन पे आती है तो कई बार इकोनॉमी में क्या होता है, क्राउडिंग आउट होता है, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट होता है, अगर आपको पता है क्राउडिंग आउट देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, शॉर्ट में वीडियो में आपको समझा दूंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर बढ़ेगा, R2 हो गया, तो ये क्या हो गया, I2 + G, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, जब हमारा I2 + G है, ठीक है, सबसे कम I2 + G, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, सेविंग भी होना चाहिए। पहले हम सिंपल सेविंग लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे, S2 + T, क्या लिखेंगे, S2 + T, और इसके करस्पॉन्डिंग लेट से हमारे पास Y2 है। फिर सेकंड I1 + G, I1 + G, इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव S1 + T, और यहाँ पे वी हैव Y1 इनकम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, I0 + G = S0 + T, और यहाँ पे हमारे पास आ गया Y0। बेसिकली मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास दीज आर द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, और यहाँ पे ये हमारे पास लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे पास लेवल ऑफ इनकम भी है, लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना है इससे ज्यादा, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे वी हैव द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो हमारे पास अगर आप लोग देखेंगे, R2 पे Y2 है, R1 हो गया, Y1 हो गया, फिर R0 हो गया, तो Y0 हो गया, क्लियर। तो ये हमारे पास बनता है IS कर्व जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बेसिकली बता क्या रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो उस समय हमें क्या देखना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इन्वेस्टमेंट कर्व आगे जाएगा, बट टैक्सेशन, ड्यू टू टैक्सेशन सेविंग कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। आपको ये शिफ्ट्स पता होने चाहिए, क्लियर यहाँ तक। Now coming to the factor that affect the shift in the IS curve. IS curve के shift में कौन कौन से factors responsible है, देखिए फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर शिफ्ट इन द IS शेड्यूल इज द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर शिफ्ट इन द IS कर्व। दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लेवल ऑफ टैक्सेस, लेवल ऑफ टैक्सेस। नंबर 3 जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज। और याद रखना सेविंग जो है, सेविंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन द IS कर्व। सेविंग में चेंज आने की वजह से हमारा IS कर्व जो है वहां पे मूवमेंट दिखाई देता है, शिफ्ट नहीं दिखाई देता। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट चेंज।
तो वन बाय वन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले जी नॉट था, अब कितना हो गया, जी वन हो गया। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी नॉट से जी वन हुआ, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आई प्लस जी, उस कर्व में शिफ्ट होगा। ठीक है, आप लोगों के साथ वही कर्व मैं वापस से ड्रॉ करूंगी। पहले हमारी थी आई प्लस जी नॉट। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उस पे चेंज नहीं आ रहा, आई चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, इट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने की वजह से जो हमारी कर्व है वो कहाँ चलेगी, आई प्लस जी वन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रखा, लेकिन जो मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वहां पे चेंज आया। तो यहाँ पे अगर मेरा आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा क्या है, पहले हमारा अगर हम इस कर्व में थे तो इस समय आई प्लस जी नॉट ये हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट था इकोनॉमी में। लेकिन अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उस समय उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हुआ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आई प्लस जी वन ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई दिया। ठीक है, अगर हम चाहते थे कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, हम चाहते हैं कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा पुराने जितना हो, तो उस समय इकोनॉमी में क्या होगा, उस समय इकोनॉमी में इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर ओवरऑल हम नहीं चाहते बढ़ाना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट से कितना होगा, आर वन। कितना होगा, आर नॉट से आर वन। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम सेविंग कर्व भी देखेंगे। तो सेविंग कर्व में अगर इकोनॉमी में आई प्लस जी नॉट इतना इन्वेस्टमेंट है तो हमें क्या चाहिए, हमें सेविंग भी इतना चाहिए। तो आई नॉट प्लस जी नॉट इस इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी आई प्लस जी नॉट इस इन्वेस्टमेंट के लिए वी नीड एस प्लस टी नॉट, इतनी सेविंग्स चाहिए। ठीक है, अगर हमें आई प्लस जी वन ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सेविंग भी इतना चाहिए, क्योंकि अभी हम यही पढ़ रहे हैं कब से, एस प्लस टी वन इतना हमें सेविंग चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेविंग कर्व कैसे बनेगी, एस वाई माइनस टी प्लस टैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ टैक्सेशन भी आया है। हमने टैक्सेशन पे चेंज नहीं लिखा, इसीलिए मैंने अभी तक इस कर्व को मूव नहीं किया। ठीक है, इस कर्व को मैंने क्यों मूव नहीं किया, बिकॉज अभी तक मेरा जो टैक्सेशन है उस पे मैं चेंज नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज चेंजिंग, दैट्स वाई मैंने इस कर्व पे कोई भी चेंज नहीं लाया। तो यहाँ पे ये मेरा एक लेवल ऑफ इनकम है, एक मेरे पास ये लेवल ऑफ इनकम है। तो लेट मार्क इट वाई नॉट और इसको वाई वन। क्लियर। अब हमें क्या बनाना था, हमें आईएस कर्व बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम एक, इसको ध्यान से देखना, हम एक आईएएस कर्व बनाएंगे इसके, इस इन्वेस्टमेंट कर्व के रिलेटेड, एक आईएएस कर्व हम बनाएंगे ये वाले इसके रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जब ये वाले के अकॉर्डिंग बनेगा आई प्लस जी नॉट वाले के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, आई एस नॉट, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आई प्लस जी नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आई प्लस जी नॉट ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, और इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर नॉट। तो आर नॉट के करस्पॉन्डिंग वी हैव वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो उसके बाद आई प्लस जी वन, इस टाइम पे हमारा जो लेवल ऑफ सेविंग है वो ये है, और इनकम क्या है, वाई वन है। और इस समय हमारे पास क्या हुआ, आई प्लस जी नॉट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर नॉट पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम क्या है, वाई वन है। और अगर मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं चाहती हूँ इकोनॉमी में हम आई प्लस जी नॉट इतने ही इन्वेस्टमेंट में ऑपरेट करें, हमारा लेवल ऑफ इनकम वाई नॉट ही रहे, और हम इस कर्व में आए आई प्लस जी वन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम वो चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, सॉरी लेवल ऑफ इनकम वही रहे वाई नॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये कर्व थी यहाँ से हम ऊपर आएंगे और इकोनॉमी के अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले ये क्या था, पहले हमारा पॉइंट ए था, नाउ हमारा पॉइंट आ गया बी, और ये जो गैप आया, ये जो चेंज आया इनकम पे वो कितना आया, इट इज डेल्टा जी इंटू वन अपॉन वन माइनस बी। ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, कितना चेंज आया,
बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो चेंज आया इनकम पे वो कितना आया, डेल्टा जी 1 × 1/1 - बी। क्लियर यहाँ तक सबको, यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से इनकम आईएस कर्व कैसे शिफ्ट होती है, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है। क्लियर? और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछती गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो किस तरीके का शिफ्ट आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके का शिफ्ट आएगा। और आईएएस एलएम एक ऐसी क्लास है जहां पे जितना आप अटेंटिव हो गए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द चेंज इन टैक्सेस। और जितना आप इन कर्व्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इन कर्व्स के साथ फैमिलियर होंगे। जब चेंजेस इन टैक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। IR+G0 इस कर्व पे हमारा कोई चेंज नहीं आया। तो R0 I0+G0 इस कर्व में हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा कहाँ पे चेंज आएगा, हमारा सेविंग कर्व पे चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, SY - T0 + T0, ये हमारा क्या था, सेविंग कर्व। अब हमने क्या बोला, टैक्सेस इंक्रीज हुए, टैक्सेस इंक्रीज हुए तो सेविंग कम हो जाएगी। तो टैक्सेस इंक्रीज होने का मतलब है हम हमारी जो सेविंग कर्व है वो बैकवर्ड मूव करेगी। SY - T1, ठीक है, +T1। क्यों मैंने यहाँ पे T0 की जगह T1 लिखा, मैंने बोला टैक्सेस चेंज होगी, टैक्सेस इंक्रीजिंग, T0 से T1। तो हमारा पहले I0+G0 था। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो भी हम सेविंग उतनी ही करेंगे जितना इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो I0+G0 इज इक्वल टू S0+T0 इज इक्वल टू S1+T1। क्लियर? तो पहले क्या हो रहा था, पहले हमारा जो लेवल ऑफ इनकम था, ठीक है, रेड लाइन में क्या, रेड लाइन मेरी शो कर रही है बिफोर इंक्रीजिंग टैक्स, तो उस समय Y0 था। नाउ हमारा क्या हो गया, Y1 हो गया। ठीक है, Y0 से कहाँ हो गया, Y1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो आईएस कर्व है, ठीक है, आईएस कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों बैकवर्ड शिफ्ट होगा देखते हैं। पहले आईएस नॉट था जब टैक्सेस क्या थे, T0 थे, टैक्सेस क्या थे, T0 थे। तो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R0, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितना है, Y0। ठीक है, Y0 है। लेकिन जब हमारा कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, ब्लैक लाइन आ गई, तो इस समय जब हमारी कर्व शिफ्ट हो रही है, हमारी कर्व चेंज हो रही है, तो लेवल ऑफ इनकम क्या हुआ, फॉल हो गया। तो जो नई आईएस कर्व है वो इस फॉल इन द लेवल ऑफ इनकम को शो कर रही है, IS1T1। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Y1। तो आप देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चेंज नहीं आया, चेंज कहाँ पे आया, लेवल ऑफ इनकम पे आया। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ΔT × -B/1 - B, ΔT - B × 1 - B। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो माइनस का साइन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, हमें इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। किसके बीच में, यहाँ पे सेविंग और टैक्सेस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है, बिटवीन सेविंग्स एंड टैक्सेस, सेविंग एंड टैक्सेस। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ऑटोनॉमस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑटोनॉमस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, आप किताबें खोलिए, आप ये पॉइंट खुद से देखेंगे, फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा आईएस कर्व। अब मैं आप लोगों के साथ आईएस और एलएम कर्व का इंटरसेक्शन करवाऊंगी, और जहां पे आईएस और एलएम कर्व हमारी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं यूनिक पॉइंट, यूनिक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यहाँ पे वी हैव द आईएस कर्व, यहाँ पे हमारे पास एलएम कर्व है, और ये जो पॉइंट है ये हमें क्या दे रहा है, इट गिव्स अस द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जो हमें डिटरमिन करना था। बेसिकली
अगर अब आपसे कोई पूछे आईएसएलएम मॉडल के बारे में, तो आईएसएलएम मॉडल हमें बताता क्या है? आईएसएलएम मॉडल हमें क्या बताता है? ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये हमें देता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये हमें जो लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो यूनिक कॉम्बिनेशन देता है, बेसिकली ये वो कॉम्बिनेशन है जो क्या बताता है? जो बताता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज द मनी मार्केट। क्या बताता है ये? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। क्योंकि आपको पता है मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट जो है वो आपस में लिंक करती है। ठीक है, अगर हम मनी मार्केट के बारे में बात करें, तो जहां से लोन आएगा वहीं से आगे प्रोडक्शन होगा, पैसा तो वहीं से आएगा ना, मनी मार्केट से। तो हमें इस तरीके से देखना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब कल जब मैं आप लोगों के साथ पॉलिसी इफेक्ट्स डिस्कस करूंगी तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। और आईएसएलएम जब भी पढ़ेंगे, तो अगर आपके पास फ्रॉयन है, ट्राई करिए फ्रॉयन से पढ़िए। नहीं है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं क्लास के साथ, ठीक है, आप उस बुक से पढ़िए। ठीक है, तो आप लोग क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, और साथ में अगर फ्रॉयन से पढ़ते हैं तो समरी भी पढ़ लेना। कुछ 5-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आफ्टर आईएस कर्व, आफ्टर एलएम कर्व, तो उसको भी रीड करिए। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।